सुबह के 4 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई अचानक प्रदीप की चीख गूंजी। प्रदीप का बेटा पवन उस पर चाकू से वार कर रहा था और उसकी माँ किरण उसके सिर पर भी चोट थी। पवन ने शायद उसे भी मारा था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो मुझे। अरे बेटा, तुम चुप रहो माँ। नहीं बेटा, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। प्रदीप की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अचानक आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हे भगवान, पवन, ये तूने क्या किया? कोई जल्दी सीआईडी को कॉल करो। हे भगवान, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था। तू मेरी कोख में ही क्यों नहीं मर गया? जमीन पर प्रदीप की लाश पड़ी थी, लेकिन पवन बिल्कुल आराम से खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी वो चाकू मौजूद था जिससे उसने अपने ही बाप की जान ली थी। लेकिन आखिर एक बेटे ने अपने पिता को मारा क्यों? इस सवाल के जवाब से पर्दा तो सीआईडी ही उठाएगी। साहब, इसने अपने बाप को मार डाला। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें अपना काम करने दीजिए। पवन के हाथ में अब भी वो खून से सना हुआ चाकू था। पवन, अपने हाथ से चाकू नीचे रखो। पवन ने कोई हरकत नहीं की। आखिर इंस्पेक्टर रविकांत ने चाकू छीनकर प्लास्टिक की थैली में डाला। हथकड़ी लगाओ इसे। पवन को हथकड़ी लगाई गई और सीआईडी टीम ने घटना स्थल की जांच शुरू की। प्रदीप की लाश पर चाकू के बहुत सारे घाव थे। खून चारों ओर फैला था। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे झगड़ा हुआ हो। क्या हुआ है? डिटेल में बताओ। मैं अपने कमरे में थी। अचानक चीखें सुनी। जब बाहर आई तो देखा पवन अपने पिता को मार रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे भी मारने की कोशिश की। क्या पवन और उसके पिता के बीच पहले भी झगड़े होते थे? नहीं, कभी नहीं। ये तो बहुत सीधा लड़का था। पता नहीं उसे क्या हो गया। सीआईडी टीम ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन सबकी गवाही एक जैसी ही थी। पवन ने अपने पिता को चाकू से गोद डाला, लेकिन क्यों? पवन, हमने सबूत देख लिए हैं। गवाहों की गवाही भी हमारे पास है। अब तुम हमें बता सकते हो कि तुमने अपने ही पिता को क्यों मारा? देखो, जितना जल्दी बोलोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। चलो, अब जल्दी से सच बताओ पवन। पवन, अपने ही बाप को मार डाला और अब मुंह नहीं खोलोगे? दर्द करता था जब वो सांस लेते थे, जब वो चलते थे, जब वो मुझसे बात करते थे, जब वो मेरी ओर देखते थे। दर्द होता था। पवन, साफ साफ बताओ। हर बार जब वो हंसते थे, हर बार जब वो बोलते थे, हर बार जब वो माँ से प्यार से बात करते थे, उनके होने से तकलीफ होती थी मुझे। सीआईडी टीम पवन की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पवन के मन में प्रदीप के लिए नफरत घर कर चुकी थी। लेकिन क्यों? पवन, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया था? नहीं, तो फिर बस दर्द होता था। सीआईडी टीम के लिए ये केस अब और भी पेचीदा हो गया था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये किसी और की गहरी सच्चाई की परतें समेटे हुए था। सर, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? सबने देखा कि पवन ने अपने बाप का कत्ल किया। मामला साफ है। इसे कोर्ट में भेजते हैं, वहीं से फांसी की सजा हो जाएगी। अजय, कोई भी केस इतना आसान नहीं होता। जब तक सारी परतें नहीं खुलती, तब तक सच तक पहुंचना मुश्किल होता है। ये मत भूलो कि ये कानून है। यहाँ सिर्फ आंखों देखी पर नहीं, बल्कि सबूतों और वजहों पर फैसले होते हैं। रोमा और शीला, इसकी माँ से दोबारा बात करो, कुछ तो पता चलेगा। इंस्पेक्टर रोमा और शीला पवन के घर पहुंची। किरण घर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। जब पहली बार उसने बयान दिया था, तब वो अपने बेटे को कोस रही थी, लेकिन आज वो फूट फूट कर रो रही थी। किरण जी, हम फिर से आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप कह रही थी कि आपने पवन को अपने पति पर वार करते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा।
पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा। वो तो बहुत अच्छा था, उसने ऐसा क्यों किया। पर पिछले बयान में तो आप अपने बेटे को गुनहगार मान रही थी, आज उसकी मासूमियत की बात कर रही हैं। क्योंकि मैं माँ हूँ। कल तक मुझे गुस्सा था, पर आज सोच रही हूँ कि मेरा पवन ऐसा कैसे कर सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। रोमा और शीला ने एक दूसरे की ओर देखा। किरण का बदला हुआ व्यवहार उन्हें खटक रहा था। इसके बाद वो पड़ोसन शांति से मिली। मैं तो अब तक यकीन नहीं कर पा रही कि पवन ने ऐसा कर दिया। अरे वो तो बहुत सीधा लड़का था, मोहल्ले में सबसे प्यार से बात करता था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उसने। पर आपने ही हमें सबसे पहले बताया था कि पवन ने अपने पिता का कत्ल किया है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर क्या पता उसने मजबूरी में किया हो, क्या पता उसके दिल में कोई और दर्द हो जो हम समझ नहीं पाए। मामला उलझता जा रहा था। पवन का सीधा साधा स्वभाव, उसकी माँ व पड़ोसियों की बातें सीआईडी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अब तक सीआईडी के हाथ कोई ठोस वजह नहीं लगी थी। आखिरी उम्मीद थी पवन का ऑफिस। वो लोग उसके ऑफिस पहुंचे। उसके एक कोलीग के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पंकज, तुम घबराए हुए क्यों हो जी? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कुछ छुपा रहे हो पंकज, सच सच बताओ। सर, दरअसल मैंने पवन को ब्लैकमेल किया था। ब्लैकमेल? क्यों? क्योंकि उसने ऑफिस में प्रमोशन लेने के लिए बाकी लोगों का काम चुराया था और मैं उसे धमका रहा था कि अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं बॉस को बता दूंगा। पर सर, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। अब तक सबने यही बताया कि पवन बहुत सीधा इंसान था, और अब पंकज ने जो बताया वो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो अपने बाप का मर्डर कर दे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? जो हुआ वो क्यों हुआ? पूरे दिन की छानबीन के बाद सब लोग वापस लौटे। डॉक्टर दास उनकी राह देख रहा था। उसके हाथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी। सर, प्रदीप की मौत चाकू से ही हुई है, लेकिन एक अजीब बात है। क्या? प्रदीप के शरीर पर जितने भी चाकू के घाव हैं, वो सभी सीने पर हैं, सिर्फ एक पीठ पर है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में स्लीपिंग पिल्स मिली है। मतलब पहले उसे नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो नहीं मरा तो चाकू से हमला किया गया। तभी सब इंस्पेक्टर अजय के पास फोन आया। उसने फोन उठाया, कुछ सुना और फिर तेजी से फोन काट दिया। सर, एक खबर मिली है जो इस केस को पूरी तरह से पलट सकती है। जल्दी बताओ, क्या पता चला? पवन की माँ किरण, वो मानसिक रूप से बीमार है। बाइपोलर डिसऑर्डर? तो फिर चलो, हमें किरण से बात करनी होगी। जब पुलिस टीम दोबारा किरण के घर पहुंची तो वो अंदर का नजारा देखकर चौंक गए। किरण पूरे घर में फूलों की माला डाल रही थी, गाने गुनगुना रही थी और खुशी से झूम रही थी, जैसे कोई बड़ा जश्न हो रहा हो। किरण, ये तुम क्या कर रही हो? अरे साहब, आप आ गए। आइए आइए, देखिए ना, घर कितना सूना लग रहा था, सोचा थोड़ा सजावट कर दूं। तुम्हें होश भी है कि तुम्हारा पति मर चुका है? हाँ, मर गया, और बहुत अच्छे से मरा। क्या मतलब जी? मतलब यही कि मैंने उसे खुद मारा। तुमने? पहले मैंने उसे स्लीपिंग पिल्स दी ताकि वो चुपचाप सो जाए और मर जाए, पर वो मरा नहीं। तो फिर मैंने चाकू उठा लिया और फिर एक के बाद एक वार कर दिए। पर मेरा बेवकूफ बेटा पवन, उसने मुझे बचाने के लिए धक्का दे दिया और खुद चाकू पकड़ लिया। और जब सब लोग आ गए तो आखिरी बार खुद कर दिया ताकि सबको लगे कि वही हत्यारा है। किरण जमीन पर लेटकर पागलों की तरह हंसने लगी। सीआईडी ने तुरंत किरण को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो पवन अपनी माँ को देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सर, मेरी माँ बीमार है
उसे छोड़ दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, पर उसे मत ले जाइए। पवन तुम्हारी माँ मर्डरर है, लेकिन कानून उसके हालात को देखेगा। उसे फांसी नहीं होगी, लेकिन अब वो अस्पताल में रहेगी जहां उसका इलाज होगा। माँ, माँ। पवन टूट चुका था क्योंकि पहले उसने अपनी माँ के हाथों अपने पिता को मरते देखा और अब अपनी बीमार माँ को जेल जाते। सब समझ रहे थे कि यह केस यहीं खत्म हो गया, लेकिन अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। डॉक्टर दास को पता चला कि यह बाइपोलर डिसऑर्डर की रिपोर्ट नकली है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सच है। जब अजय ने वो रिपोर्ट मुझे दिखाई, मैं तभी समझ गया था। फिर मैंने पता किया कि ये बनाई किसने, तो पता चला कि ये किसी निर्मल नाम के डॉक्टर ने बनाई है। एंड गेस व्हाट? वो डॉक्टर निर्मल किरण का बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर दास, तमीज से बात कीजिए, वो मेरी माँ है। आई एम सॉरी, पर यही सच है। इन्वेस्टिगेशन करना तो हमारा काम है डॉक्टर, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब नकली रिपोर्ट देखी तो मैंने सोचा थोड़ा सीआईडी मैं भी खेल लूं। मैं जब निर्मल से मिलने गया तो उसने तो मोबाइल के वॉलपेपर पर भी किरण की फोटो रखी थी। बस बाकी आप सब समझ जाइए। तो अब वो कहाँ है? वो वहीं है, अपने क्लिनिक में। जाइए, उसे पकड़ लीजिए। पवन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतने समय से झूठ बोल रही थी। वो बेसुध होकर गिर पड़ा। अब सारे पन्ने खुल चुके थे। निर्मल को पकड़ लिया गया। 2 थप्पड़ लगते ही उसने सारा सच उगल दिया और बताया कि ये सारा किरण का प्लान था। आई नो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस कलयुग में कुछ भी संभव है। ये भी कि अपनी वासना के चलते एक औरत अपने पति को बेटे से मरवाकर दोनों को अपने रास्ते से हटा दे।